इन दिस सेशन हम ये पढ़ेंगे कि इफ़ेक्टिव क्यूए। आई थिंक हमारे पास बहुत सारे क्यूएस हैं जो कि इस कॉल में कनेक्ट किए हुए हैं। क्यूए हम बहुत सारे प्रोसेसेस को कहते हैं, सिस्टम्स के अंदर सॉफ्टवेयर के ऊपर हम क्यूए करते हैं। लेकिन एक इफ़ेक्टिव क्यूए किस तरीके से होता है, टाइम मैनेजमेंट, कॉस्ट मैनेजमेंट, स्कोप मैनेजमेंट, किस तरीके से हम अपने आप को और जो है वो अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं, ये सब चीज़ें हम इसके अंदर देख रहे होंगे। अच्छा, क्वालिटी एश्योरेंस पहले रिवाइज कर लेते हैं। बेसिकली इट्स अ प्रोसेस दैट फोकसेस ऑन आइडेंटिफाइंग एंड मेंटेनिंग सेट रिक्वायरमेंट्स फॉर डेवलपिंग रिलायबल प्रोडक्ट्स। ये एक प्रोसेस है और किसी भी प्रोडक्ट को या प्रोजेक्ट को जितनी उसकी डिफाइंड डिलीवरेबल्स होते हैं और सेट रिक्वायरमेंट्स होती हैं उसके हिसाब से उस प्रोजेक्ट को उन चीज़ों पे फॉल कराना, जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो मीट होना इस प्रोसेस का हिस्सा होती हैं। A well-developed QA system increase company's credibility, boost customer confidence in products, improves workflows efficiency। जितने भी प्रोजेक्ट्स हम लोग करते हैं यहाँ पे और उन प्रोजेक्ट्स पे जहाँ जहाँ QA असाइंड है, आप लोगों ने खुद नोट किया होगा कि क्लाइंट का जो कॉन्फिडेंस है वो आपकी प्रोडक्ट के ऊपर नॉर्मल प्रोडक्ट जहाँ पे सिर्फ डेवलपमेंट हो रही होती है उससे ज़्यादा होता है, because they know at the end of the stage or at the end of the each cycle, after a release, they will get a quality product, thoroughly tested, uh, and all the bugs have been fixed. It is a proactive activity, यानी कि कोई भी चीज़ डिलीवर करने से पहले हम इसको देख रहे होते हैं, ना कि हम जो है वो प्रोडक्ट बनने के बाद इसको देख रहे हो। That focuses on process development and continuous improvement as well as defect prevention. अच्छा, ये जो हमारी एक एजाइल डेवलपमेंट की साइकिल होती है, इसके अंदर हम लोग प्लानिंग, डिज़ाइन, डेवलपमेंट, टेस्टिंग, रिलीज़, ये जो हमारी स्प्रिंट के साइकिल्स चल रहे होते हैं, इसमें क्यूए का एक बहुत मेजर पार्ट है। अगर वो पार्ट ना हो तो ये जो फाइनल स्पार्कलिंग प्रोडक्ट है जो आपको दिख रही है वो शायद ना दिखे आपको क्योंकि क्यूए ही जितने भी सिस्टम होते हैं उसको इन्हेंस करता है, इम्प्रूव करता है, उसकी सारी सेट रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करता है। जो बग्स होते हैं, वो इशूज़ होते हैं, उनको रिजॉल्व करवाते हैं, उसके बाद ही फिर एक हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट निकल के आती है। ये तो आप लोगों ने सुना होगा कि कोई भी प्रोडक्ट जो है वो 100% बग फ्री नहीं होती, बहुत माइनर इश्यूज होते हैं। लेकिन ये प्रोसेस बेसिकली कंफर्म करता है आपको कि जो मेजर हमारे पास शो स्टॉपर्स हैं या सिस्टम की क्रैशिंग है, वो चीज़ें एट द एंड ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट आपको नहीं मिलेंगी। अच्छा, इफ़ेक्टिव क्वालिटी एश्योरेंस या इफ़ेक्टिव सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस के लिए जो सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है वो है रिक्वायरमेंट एनालिसिस। अगर यहाँ पे हम देखते हैं, द कॉस्ट ऑफ फिक्सिंग अ डिफेक्ट फाउंड ड्यूरिंग अ टेस्टिंग इज अप टू 15 टाइम्स हायर देन द कॉस्ट ऑफ प्रिवेंटिंग वन एट द रिक्वायरमेंट डिज़ाइन स्टेज। यानी कि अगर हमारे पास पहले से ही स्कोप डिफाइन हो और पहले से ही हमें पता हो कि हमें क्या चीज़ टेस्ट करनी है और क्या चीज़ की फंक्शनैलिटी किस तरीके से चलेगी, तो हमारी जो कॉस्ट है वो 15 टाइम्स लोअर हो जाती है। ये एक रिसर्च है जिसमें उन्होंने इस चीज़ को एनालिसिस किया है कि हमारी क्यूए की कॉस्ट कितनी इफेक्टिव है। टू अवॉइड 15 times higher cost, QA professionals are involved in the analysis and clarification of functional and non-functional software requirements. Requirements आपको पता है दो तरह की होती हैं हमारी, functional and non-functional। और इसको जो है software requirements and make sure the requirements are clear, consistent, complete, traceable and testable। और इस तरीके से जो है वो आप डिफाइन करते हैं। अगर आपकी रिक्वायरमेंट्स क्लीन है, आपकी रिक्वायरमेंट्स जो है प्रिसाइज हैं, आपको पता है कि क्या चीज़ मैंने टेस्ट करनी है, कौन से एरिए को मैंने टेस्ट करना है, कौन से एरिए को मैंने टेस्ट नहीं करना, यहीं पे आपकी इफ़ेक्टिवनेस जो है वो इम्प्रूव हो जाती है। लाइक अगर एक सिस्टम है, बहुत कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, और उसके किसी एक फीचर के ऊपर आपकी स्प्रिंट का टास्क मिला है आपको टेस्ट करने के लिए, तो आपको ये पॉइंट जहन में रखना चाहिए कि आइदर मैंने सिर्फ ये फीचर टेस्ट करना है या मैंने पूरी कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन टेस्ट करनी है। ज़्यादातर हम ये कर रहे होते हैं क्योंकि हमारे पास थोड़ा टाइम भी होता है और हम प्रोजेक्ट को पूरे पूरे फ्लोस चला के उसके देख रहे होते हैं।
लेकिन पूरे फ्लोस चलाना कभी भी हमारा स्कोप का जो है वो पार्ट नहीं होता, क्योंकि जो चीज़ फिक्स की जा रही है हमें वो चीज़ टेस्ट करनी होती है, और उससे रिलेटेड जो हमारे इम्पेक्टेड एरियाज़ हैं वो हमें टेस्ट करने होते हैं। जब हमारे पास एंड में प्रोडक्ट बनती है तो उसके अंदर हम रिग्रेशन साइकिल्स चलाते हैं, ताकि हम ये देख लें कि कहीं और तो किसी फीचर के अंदर इस फीचर की डेवलपमेंट की वजह से कोई इशू आया या नहीं। लेकिन बार बार पूरी कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन का साइकिल चलाना बहुत ज़्यादा कॉस्ट और टाइम जो है वो वेस्ट करता है। फिर हमारे पास आ जाता है टेस्ट प्लानिंग। QA professionals use knowledge gained on the requirement analysis stage as basis for test planning। अच्छा, ये एक सर्टिफिकेट है IEE 291193। इसके अंदर बेसिकली ये स्टैंडर्ड है QA टेस्ट प्लान का, और वो ये बताता है कि टेस्ट प्लान के अंदर जो है हम क्या क्या चीज़ें लिस्ट डाउन करते हैं। अ, कोई यहाँ पे जो हमारे पास क्यों है, किसी ने कोई DD के अंदर टेस्ट प्लान कभी बनाया है? बस कमेंट्स में आप लोग बता दें यस और नो। ओके, मैं अज्यूम करता हूँ किसी ने नहीं बनाया। तो हमारे पास टेस्ट प्लान के अंदर, ओके मुसब ने बनाया हुआ है, ठीक है। तो टेस्ट प्लान में बुशरा ने भी बनाया हुआ है, चले गुड। सो आपको पता होगा टेस्ट प्लान के अंदर हमारे पास सिर्फ क्या चीज़ टेस्ट करनी है वो नहीं होता है, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अगर टेस्ट प्लान होगा किसी भी प्रोडक्ट की टेस्टिंग स्टार्ट करने से पहले, और अगर आप विदाउट टेस्ट प्लान चलेंगे, तो ये दो बहुत ही मेजर चीज़ें हैं जो कि इम्पेक्ट करती हैं आपकी टेस्टिंग को। अच्छा, टेस्ट प्लान के अंदर होता क्या है वो पहले देख लेते हैं। इसके अंदर टेस्ट स्ट्रेटेजी होती है, और इसके अंदर टेस्टिंग स्कोप, प्रोजेक्ट बजट मोस्टली हमारे केसेस में नहीं होता, डेडलाइंस होती हैं, टाइप्स ऑफ लेवल ऑफ टेस्टिंग ये लाजमी है, किस किस टाइप की टेस्टिंग हम कर रहे होते हैं, और कौन कौन कर रहा होता है। बेसिकली टेस्टिंग, सारी टेस्टिंग जो है वो QA के एंड पे नहीं होती, कुछ टेस्टिंग जो है डेवलपर भी करते हैं, जैसे आपको पता है यूनिट टेस्टिंग डेवलपर्स करते हैं। तो उसमें पर्सन रिस्पॉन्सिबल और टाइप्स ऑफ टेस्टिंग ये आ जाती हैं। अच्छा, बग ट्रैकिंग के लिए क्या अप्रोच यूज़ होगी वो आती है, बग ट्रैकिंग के लिए क्या टूल यूज़ होगा वो चीज़ आ जाती है। रिपोर्टिंग प्रोसीजर्स क्या होंगे, क्या पहले QA सिर्फ एक इशू निकाल के उसको टीम को रिपोर्ट कर रहा होगा, या पूरी एक साइकिल चला के रिपोर्ट कर रहा होगा, ये स्ट्रेटेजी भी इसमें डिस्कस होती है। कौन कौन सी रिसोर्सेज प्रोजेक्ट पे काम करेंगी और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं। तो कभी अभी आप लोगों का जब भी कभी कोई न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट हो, तो इसको ज़रूर देखें कि अपने पास ही भले सही एक डॉक्यूमेंट करने की कोशिश करें कि हम टेस्ट प्लान बनाते हैं, हमारा प्रोजेक्ट है, उसका स्कोप ये है, उसमें मैं जो है वो इतने इतने किस्म की टेस्टिंग को प्लान कर रहा हूँ, इस तरीके से करूँगा, क्या टूल टारगेट कर रहा हूँ वो, और फिर एक बना के प्रोजेक्ट अपने लीड्स को ज़रूर दिखाएं और उसको जो है अप्रूव कराएं। अच्छा, इसमें एक चीज़ ये भी होती है, जब आप टेस्ट प्लान बनाते हैं और टेस्ट प्लान अप्रूव कराते हैं, तो इसमें सबसे बड़ा एक इम्पैक्ट ये आता है कि आपके क्लाइंट को पता होता है कि मेरी ये प्रोडक्ट है और इसके ऊपर जो मेरा QA रिसोर्स है वो कौन कौन से एरियाज़ को टेस्ट कर रहा होगा। बाज़ औक़ात क्लाइंट कहता है कि सपोज़ किसी एक ऐसे फीचर में कोई UI का इशू आ गया या किसी चीज़ को आ गया जिसको वो कह रहा हो कि ये बग है, लेकिन जब आपके टेस्ट प्लान का वो पार्ट ही नहीं होता, तो आप भी क्लीन होते हैं, कंपनी भी क्लीन होती है, डेवलपमेंट टीम भी क्लीन होती है, क्योंकि वो किसी की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी में नहीं आ रहा होता। हो सकता है वो कोई पहले से कोई बिल्ड फीचर हो और उसको आपने टेस्ट करना नहीं हो। तो इसलिए डॉक्यूमेंटेशन जो है QA के प्रोसेस में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अच्छा, टेस्ट डिज़ाइन पे आ जाते हैं। एट दिस स्टेज QA स्पेशलिस्ट डिज़ाइन टेस्ट केसेस और चेकलिस्ट कवरिंग सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स, ये आप सबको आती होगी और आप सब माशाल्लाह करते हैं। टेस्ट केसेस आउटलाइन कंडीशंस, टेस्ट डेटा के अंदर प्रिपेयर्ड एट द टेस्ट डिज़ाइन स्टेज एज वेल, एंड टेस्ट स्टेप्स जो कि मैंडेटरी होते हैं टू वैलिडेट पर्टिकुलर फंक्शनैलिटी एंड स्टेट एन एक्सपेक्टेड टेस्ट रिजल्ट।
अच्छा, when test automation is in scope, test automation engineers create test automation scenarios at the test design stage as well. यानी कि जब हमारे पास आप लोगों में से जो कुछ ऑटोमेशन टेस्टिंग भी करते हैं, ऑटोमेशन टेस्टिंग के लिए भी बेस्ट ये है कि जब प्रोजेक्ट की डॉक्यूमेंटेशन हो रही हो, स्कोप डिफाइन हो रहा हो, उस वक्त आप अपने एरियाज़ को डिफाइन कर लें ताकि अपनी ऑटोमेशन स्क्रिप्ट के अंदर आपको क्लियरली पता हो कि मैंने क्या चीज़ टेस्ट करनी है। बाद में अगर हम करते हैं कोई भी चीज़ डिफाइन करना है तो वो बेसिकली कॉस्ट तो लगती है, टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है। अगर एक चीज़ डेवलप होके आ गई और उसके बाद आप प्लान कर रहे हैं कि अच्छा अब मुझे किस तरीके से लेके चलना है, तो वो ऑब्वियसली सी बात है, वो जो बीच का एक गैप आएगा, अब वो किसी ने बेयर करना होता है। अच्छा, टेस्ट environment is prepared for test execution. Test environment should closely mimic the production environment in terms of hardware, software, networking configuration. ये सब चीज़ें जो लास्ट पॉइंट में लिखी हुई हैं, ये भी एक बहुत मेजर रोल प्ले करती हैं इफेक्टिव क्यूए के अंदर, क्योंकि कुछ केसेस के अंदर ऐसा होता है कि हमारा एनवायरनमेंट सेटअप नहीं होता या एनवायरनमेंट टोटली प्रोडक्शन एनवायरनमेंट को मिमिक नहीं कर रहा होता, जिसकी वजह से क्यूए टेस्टिंग कर लेता है, टेस्ट साइकिल्स चला लेता है, अपनी एफर्ट अपनी एनर्जी लगा लेता है, लेकिन बाद में नेटवर्क इंजीनियर बताते हैं कि जनाब हमारे पास जो है वो कोई कॉन्फ़िगरेशन ऐसी थी जो कि सिमिलर नहीं है प्रोडक्शन के, और इश्यूज जो हैं वो अकर होते हैं। तो इस केस में भी इफ़ेक्टिव क्यूए के लिए ज़रूरी है कि अपना जो इन्वायरमेंट है वो आपका प्रॉपरली सेटअप हो और सारी चीज़ें शुरू में ही डिफाइंड हों, डॉक्यूमेंटेड हों। अच्छा, यहाँ पे आ जाते हैं आई थिंक हमारे पास टाइम भी थोड़ा कम है, इसको क्लोज करते हैं। टूल्स एंड टेक्निक्स के ऊपर जो हम लोग अपनी टीम में इंटरनली यूज़ करते हैं, मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर करें हम, और आप लोगों में से कुछ लोग हैं जो ऑलरेडी इसको यूज़ कर रहे हैं और जो नहीं कर रहे वो इसको रिकॉर्डिंग तो होगी आप लोगों के पास, यहाँ से देख के फिर इन चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, रिकॉर्डिंग टूल्स में सबसे ज़्यादा मेजरली जो हमारे लिए इफ़ेक्टिव रहा है ओवर द पास्ट ईयर्स इन क्यूए एक्सपीरियंस, वो स्नैगिट रहा है। स्नैगिट एक जो है वो स्निपिंग टूल है और हमारे पास जो है वो उसका लाइसेंस वर्जन मौजूद है। जिनके पास नहीं है या चाहते हैं डलवाना, वो राहिल भाई से कांटेक्ट कर लें, उनसे आपको मिल जाएगा। स्नैगिट में आपके पास वायर फ्रेमिंग का ऑप्शन होता है, स्नैगिट में आपके पास स्नैपशॉट्स का ऑप्शन होता है, स्नैगिट में वीडियो रिकॉर्डिंग, जिफ रिकॉर्डिंग, मतलब यू नेम इट, आपने जो चीज़ें करनी है टोटली कस्टमाइजेबल होता है। अगर मैं आपको दिखा सकूं स्नैगिट की वीडियो कैसे वर्क करती है, तो अच्छा, अब ये लेट सपोज एक स्नैप है और इसमें अगर आपने कोई भी चीज़ किसी को हाईलाइट करनी है, कोई कॉल आउट लगाना है, कोई शेप पढ़ना है, किसी चीज़ को लेट सपोज कोई सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है जो कि छुपानी है, यू नेम इट, मतलब इसमें कस्टमाइजेशन की एक लंबी लाइन है। तो ये टूल एक बहुत अच्छा टूल है क्यूएस के लिए, ज़रूर इसको ट्राई करें और एक्सप्लोर भी करें, और आप लोगों को भी इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि हम स्निपिंग टूल और लाइट शॉट और बैंडी कैम तो बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं, मैंने देखा है। अच्छा, फिर आ जाते हैं हम टेस्ट केस मैनेजमेंट पे। टेस्ट केस मैनेजमेंट मोस्ट केसेस के अंदर जो मैंने देखा है वो हो ही नहीं रही होती, क्योंकि क्यूएस का ये कंसर्न होता है कि भाई बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट है हमारी और बहुत फास्ट पेस में हम काम कर रहे होते हैं, तो हम टेस्ट केस को मैनेज नहीं कर पाते। टेस्ट केस को मैनेज करने का सबसे अच्छा हल ये है कि जब आपके टेस्ट की डॉक्यूमेंटेशन, प्रोजेक्ट स्कोपिंग और डेवलपमेंट स्टार्ट हुई है, यानी कि जब डेवलपर ने काम स्टार्ट किया है, आपको जंप करना चाहिए डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर, स्कोप के ऊपर, क्या प्रोजेक्ट बन रहा है, क्योंकि आपके लीड्स जितने भी हैं, जो भी प्रोजेक्ट आता है नया, क्यूएस को पता होता है। तो उसमें थोड़ा इंटरेस्ट लें, किस तरीके से उसके हमारे पास मॉकअप्स होते हैं, हमारे पास वायर फ्रेम्स होते हैं शुरू के अंदर जिसके ऊपर डेवलपमेंट स्टार्ट हो रही है, तो उस टाइम पे क्यूए को चाहिए कि वो अपने जो है टेस्ट केसेस को मैनेज करना शुरू कर दें। तो गूगल शीट्स को तो सबसे फ्री ऑफ कॉस्ट है, सबसे इजी है। एक दूसरा टूल है केस। केस को अभी रिसेंटली मैंने एक्सप्लोर किया शहरियार के साथ। ये बहुत अच्छा टूल है, इसमें टोटल मैनेजमेंट है विद प्रोजेक्ट, आप अपने टीम मेंबर्स को ऐड कर सकते हैं, वो भी इस प्रोजेक्ट का पार्ट बन सकते हैं, जितने क्यूएज होंगे वो सारे अपने टेस्ट केस मैनेज कर सकते हैं, उसके बाद टेस्ट साइकिल रन कर सकते हैं। अच्छा, रन करने के बाद, टेस्ट साइकिल रन करने के बाद वो पूरा आपको एक ग्राफ दिखा देता है, कितने टेस्ट केसेस पास थे, कितने फेल थे, कितनी साइकिल में, और आपने क्या कितनी देर में जो है वो अपनी टेस्ट साइकिल कंप्लीट की है। तो एक बहुत अच्छा टूल है केस।
अच्छा, एसेट्स रिपॉजिटरी मैनेजमेंट के लिए हमारे पास अक्सर क्या होता है प्रोजेक्ट्स पे, आई डोंट नो यहाँ पे कितने क्यूएस को मैनेज करते हैं, लेकिन रिपॉजिटरी मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके पास आपके स्नैपशॉट्स, आपके पास आपकी रिकॉर्डिंग्स, आपके पास टेस्ट केसेस, फाइल्स, इमेजेस, रिक्वायरमेंट्स, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स, कोई भी चीज़ हो, उसको जो है वो एसेट रिपॉजिटरी ज़रूर बनाएं। एक जगह फोल्डर हो, ऑनलाइन हो, क्लाउड पे हो। 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, लेट सपोज प्रोजेक्ट पॉज हो जाता है, बाद में कभी स्टार्ट करना पड़े, तो आपके पास सारी चीज़ें एट वन प्लेस मौजूद हो। अच्छा, यहाँ पे ज़्यादातर ट्रेलो यूज़ करते हैं, जीरा भी अब कुछ प्रोजेक्ट्स के ऊपर यूज़ होना शुरू हो गया है, तो इसके लिए भी ट्रेनिंग्स मौजूद हैं। और हमारे पास जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल के हिसाब से, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म के हिसाब से, ट्रेलो के अंदर हमने रिसेंटली ट्रेलो कार्ड नंबर्स को इंट्रोड्यूस कराया, ट्रेलो कार्ड नंबर को यूज़ किया। ये इसकी इफ़ेक्टिवनेस इस चीज़ में है, मैं दिखा देता हूँ। अगर ये आप लोगों को दिख रही हो स्क्रीन, तो इसमें ये देखें कार्ड्स के साथ जो है वो नंबर चल रहे हैं। ये गूगल क्रोम की एक्सटेंशन है, ट्रेलो कार्ड्स नंबर के नाम से। ये इजीली अवेलेबल है, इसको अप्लाई कर लें। इसमें ये होता है बेसिकली आपको कि क्योंकि कुछ कार्ड्स के ऊपर डिटेल्स होती हैं और कुछ के अंदर जो डिटेल्स हैं वो हेडिंग्स में नहीं, इनसाइड होती हैं। अब उसको आप सर्च करने यहाँ पे कंट्रोल एफ करके सर्च करते हैं, कभी कभार कार्ड्स नहीं मिल रहे होते। तो आप जो अगर किसी और को, लेट सपोज आपने किसी डेवलपर को बताना है या एक क्यूए ने दूसरे क्यूए को बताना है, तो आप डायरेक्ट नंबर से कॉल आउट कर सकते हैं। लाइक अगर मुझे यहाँ पे 180 दिख रहा है, मैं कंट्रोल एफ करके 180 करूँगा, तो ये मुझे यहाँ दिखा देगा कि हाईलाइट करके कि जी यहाँ पे ये कार्ड अवेलेबल है। अच्छा, दूसरी चीज़ जो हम आप थिंक आप लोग यूज़ कर रहे हैं, वो ये हमारे पास अमेजिंग फील्ड्स होती हैं। पहले कस्टम फील्ड्स के नाम से होती था ये एड ऑन, और अभी अमेजिंग फील्ड के नाम से पावर अप आ गई है। इसके अंदर प्रायोरिटी, एस्टिमेट्स, जो चीज़ें आप चाहें वो यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, क्यूएस के हिसाब से इफ़ेक्टिव क्यूए के अंदर एक चीज़ ये भी आती है कि आप लोगों के जो ट्रेलो या जीरा पे जो कार्ड्स हैं या जो बग रिपोर्टिंग है उसके अंदर डिटेल्स भरा करें, स्नैपशॉट्स लगाया करें, वीडियोस लगाया करें, ताकि जो भी आपका डेवलपर काम कर रहा है उसको बैक एंड फोर्थ ना होना पड़े। उसको पता हो कि इसमें सारी डिटेल्स हैं, स्टेप्स टू रिप्रोड्यूस हैं, हर चीज़ मौजूद है। वो फिर अपना काम करेगा। इससे आपकी इफेक्टिवनेस ये होगी कि आपको उनके साथ कम्युनिकेशन जो है वो कम करनी पड़ेगी, और जो आपके आगे की टेस्टिंग है उसके लिए आपके पास टाइम बचेगा। टेस्टिंग टूल्स के अंदर सिलीनियम बहुत सारे यूज़ करते हैं। टेस्ट प्रोजेक्ट आयो, हम इसका भी एक सेशन रख लेंगे। टेस्ट प्रोजेक्ट आयो बहुत इंपॉर्टेंट और एक अच्छा टूल है, ऑनलाइन क्लाउड बेस्ड है मोबाइल एप्लीकेशन टेस्टिंग के लिए। ऑटोफिल क्रोम के अंदर ज़रूर ट्राई करें। जितने भी हम, अगर किसी के पास कोई ऐसी एप्लीकेशन है जिसमें बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव फॉर्म फिलिंग्स हैं, तो आप ये ऑटोफिल क्रोम यूज़ कर सकते हैं एक्सटेंशन। इसके अंदर आप एक बार अगर मैं दिखा दूँ, तो एक ये एक्सटेंशन होती है ऑटोफिल की, और इसके अंदर आप सारी टेक्स्ट फील्ड्स, चेक बॉक्स जो भी है वो सारी डाल के, उसकी वैल्यू डाल के, और आप पूरा एक टेस्ट केस बना सकते हैं। और इसका एक शॉर्टकट भी होती, शॉर्ट की भी होती है इसकी। तो जिस जिस स्टेप पे वो जाता रहेगा, ये आपका फॉर्म ऑटोफिल करता रहेगा, आपका बहुत ज़्यादा टाइम सेव हो जाएगा। यहाँ पे टेस्ट केस मैनेजमेंट के कुछ टूल्स लगाए हैं मैंने, इनको ज़रूर एक्सप्लोर करें। केस यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन्ड है जैसे मैंने बताया। और बाकी जो हैं वो बहुत सारे, कुछ क्योंकि पेड वर्जन्स भी होते हैं और कुछ फ्री वर्जन्स होते हैं, तो उसको देखना पड़ेगा कि कौन सा वर्जन हम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन एक्सप्लोर ज़रूर करें और इसको यूज़ में लाएं, क्योंकि ये क्लाउड बेस्ड हो रहे हैं आजकल। जितने भी टेस्ट केस मैनेजमेंट टूल्स हैं क्लाउड बेस्ड हैं। ठीक है, हम एक समरी पे आ जाते हैं। हमने आज ये पढ़ा कि अंडरस्टैंडिंग बिजनेस गोल्स कितना इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास हर चीज़ डॉक्यूमेंटेड होती है, एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया क्लियर होता है, कितने प्लेटफॉर्म सपोर्टेड हैं, यानी कि इन्वायरमेंट आपका सेटअप है, टेस्ट प्लान्स, हमारी टेस्ट केसेस और चेकलिस्ट ज़रूर हो। कुछ केसेस के अंदर अगर हम यूआई टेस्टिंग के ऊपर आते हैं, तो चेकलिस्ट बना लिया करें। यानी कि अगर कोई वर्डप्रेस की वेबसाइट है, कोई सिंपल स्टैटिक वेबसाइट है जिसमें आपको यूआई रिलेटेड इश्यूज या वेबसाइट के कुछ कंसर्न्स होते हैं कि उसकी डिप्लॉयमेंट सही हुई है, उसके अंदर एडमिन पैनल रीनेम हुआ है नहीं हुआ है, सिक्योरिटी फीचर्स क्या हैं, तो एक चेकलिस्ट बना लें जो कि आप बार बार डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के अंदर यूज़ कर सकते हैं, और उनको अपडेट रखना।
रिलीज नोट्स शेयर करा करें क्लाइंट्स के साथ, टीम्स के साथ, अमंग टीम मेंबर्स, ताकि इससे एक चीज़ तो ये होती है कि आपको मोटिवेशन होगी, दूसरी ये है कि आपने कौन कौन से आइटम डिलीवर करे हैं वो मेंशन्ड होगा। और उसके मेंशन होने से अक्सर क्लाइंट्स क्या करते हैं कि रिलीज नोट से हट के जो है वो इश्यूज बता रहे होते हैं, जबकि वो रिलीज का पार्ट नहीं होते। तो उसमें भी आपकी जो है वो थोड़ी बचत हो जाती है, क्योंकि वो रिलीज आपने वो पॉइंट दिया ही नहीं बना के, तो वो टेस्ट करके आपको इश्यूज बता रहे होते हैं। और एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग जो आपके कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स हैं, जिसके ऊपर आपने बहुत एक्सटेंसिव टाइम लगाया है, नॉलेज गेन की है, उसको एक्सप्लोर ज़रूर करें, ताकि सिस्टम्स के इन एंड आउट क्यूए को मालूम होना मस्ट है। ये ट्रेलो कार्ड नंबर्स की एक स्नैप है, और ये स्नैगेट है। इस टूल्स को ज़रूर एक्सप्लोर करिएगा। एनी क्वेश्चन?